नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस संभाषा के सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए आज का हमारा जो विषय है वो है एंडोमेट्रियोसिस। आई थिंक एंडोमेट्रियोसिस को लेकर काफी सारे प्रश्न होते हैं, काफी सारे केसेस भी आते हैं। तो सबसे पहले जैसे मेरी स्टाइल है उसी स्टाइल में मैं पढ़ाऊंगी कि एंडोमेट्रियम क्या है। एंडोमेट्रियम एक यूट्रस की लाइनिंग है, झिल्ली कहिए आप इसको। इट इज लाइक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, जो कि हर महीने में एंडोमेट्रियम की साइज बढ़ती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलग अलग स्टेजेस में, यानी वात डोमिनेंट, पित्त डोमिनेंट, कफ डोमिनेंट, या जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रोलिफेरेटिव वगैरह जो स्टेजेस होते हैं ना, उन सभी में इसका जो ये होता है, साइज होती है, थिकनेस होती है, वो अलग अलग होती है। इवन दो महिलाओं में उनकी आयु में, जैसे कि 12-13 साल से एट द स्टार्टिंग फ्रॉम द प्यूबर्टी टू मेनोपॉज तक एंडोमेट्रियम का साइज अलग अलग होता है। तो एंडोमेट्रियम का क्या महत्व है? कई बार इनफर्टिलिटी से जुड़े मैं बताऊं आपको कि करीब करीब 20 से 25% जो इनफर्टिलिटी के केसेस है, जो महिलाएं इनफर्टिलिटी से जूझती है, उनमें एंडोमेट्रियोसिस ये एक मुख्य कारण होता है। 15 से 20% महिलाएं एंडोमेट्रियम ठीक नहीं होना, एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियम की थिकनेस कम होना, इस प्रॉब्लम के साथ, समस्या के साथ गुजरते हैं। और वहां पे काफी क्रॉनिक मतलब मैंने केस देखी थी जिसमें ना एंडोमेट्रियम साइज बढ़ता ही नहीं था, 2-3-4 इतना पतला उसका लेयर था। फिर उसमें हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जैसे बस्ती है, मात्रा बस्ती है, और बाकी जो रसायन है, ब्रूहन है, पहले शोधन फिर रसायन ब्रूहन चिकित्सा करके इसमें काफी अच्छा परिणाम मिल जाता है। तो इसी प्रकार से एंडोमेट्रियोसिस यानी एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो कहीं ना कहीं सूज उसमें आती है, सूजन आ जाती है, और एंडोमेट्रियोसिस बढ़ यानी साइज बढ़ जाती है, बट ये विकृत तरीके से बढ़ती है। आयुर्वेद में इसको क्या कहेंगे, एलोपैथी में इसके क्या मायने हैं, क्या कारण होते हैं, इसको लेकर ही आज हम लोग बात करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैं इसके लिए आपके पास साथ पीपीटी शेयर करती हूँ ताकि और अच्छे से हम लोग इसको पढ़ सके, और मैं आपको आराम से फिर बता भी पाऊंगी। पीपीटी होती है तो इसका मैंने पीडीएफ भी करके आपको भेजना है, मैं पीडीएफ भी शेयर करूंगी। आप थोड़ा सा मुझे रिमाइंड करिएगा, तो जैसे मैं इसका पीडीएफ बनाकर आपको शेयर कर दूंगी। ये देखिए, पहली स्लाइड में मैंने आपको एडेनोमायोसिस एंड एंडोमेट्रियोसिस दोनों थोड़े से सिमिलर ही है। इन दोनों में क्या फर्क है ये मैंने बताने का यहाँ पे प्रयास किया है। एंडोमेट्रियम, थीन एंडोमेट्रियम, पतली परत होती है जिसके कारण गर्भस्थापना हो ही नहीं पाती है। थिकनेस ऑफ द यूट्रस, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान किस प्रकार से इसकी जो थिकनेस होती है वो बदलती है, ये साइकिल। और यहाँ पे हर एक स्टेज में जैसे ग्रोइंग फॉलिकल ग्रोइंग होता है, फिर कॉर्पस लिपिडियम बनता है, कॉर्पस एल्बिकन्स है, इन सभी में मतलब मेंस्ट्रुअल फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज, इन सभी फेजेस में इसका जो थिकनेस है वो अलग अलग होता है। एंडोमेट्रियम इट इज अ लाइनिंग, ये एक लाइनिंग है, परत है, एंड ये ऑर्गन ही है। इट इज वन ऑफ द फ्यू ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी दैट चेंजेस इन द साइज एवरी मंथ थ्रूआउट अ पर्सन्स फर्टाइल years. Each month, as a part of menstrual cycle, the body prepares the endometrium to host an embryo. Endometrial thickness increases and decreases during the process. Two hormones, estrogen, progesterone, prompt this cycle of endometrial growth and its shedding through menstruation if a pregnancy does not develop. अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम शेड होता है जो कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ निकल जाता है शरीर के बाहर। तो हर महीने में ये प्रक्रिया होती है, एंडोमेट्रियल तैयार होता है, बनता है और एम्बार्डिंग के लिए तैयार होता है। और अगर इस लाइक गर्भस्थापना नहीं होती है तो क्या होगा, फिर वो धीरे धीरे शेड होता है एंड फिर मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ तो चला जाता है। एडिनोमायोसिस में एंडोमेट्रियल सेल जो होते हैं वो विद इन द मसल ऑफ द यूट्रस के अंदर की तरफ उनकी ग्रोथ होती है, and these misplaced cells follow the menstrual cycle, bleeding monthly. The uterus wall thickens and may cause heavy bleeding. It usually affects older people and it's recently be associated with the infertility. Endometriosis में क्या है, ये endometrial like cell grow outside the uterus. दोनों में ये मुख्य फर्क है, दोनों भी एंडोमेट्रियोसिस के ही डिसीज है। उसमें एक डिसीज में अंदर की तरफ, यूट्रस के अंदर की तरफ साइज बढ़ती है, एंडोमेट्रियम बढ़ता है, बट एंडोमेट्रियोसिस में ये बाहरी तरफ बढ़ता है।
and the tissue is commonly found on the ovaries supporting ligaments of the uterus, and in the cavities of the pelvis they follow the menstrual cycle bleeding monthly, and this may cause pain and may affect the fertility, and it usually occurs with adolescent. तो endometriosis adolescent में ज्यादा होता है, and adenomyosis थोड़ी बड़ी उम्र की महिलाओं में ज्यादातर पाया जाता है. एंडोमेट्रियम थिनेस्ट होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, और जहाँ की उसकी साइज 2 to 4 mm होती है थिकनेस. तो जो पहला पीरियड है, द फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रोलिफेरेटिव फेज स्टार्ट्स अराउंड द 6 to 14 days ऑफ द दैट पर्सन साइकिल, जो कि कम हो जाती है. और यहाँ पे इसकी थिकनेस है 5 to 7. 6 mm के ऊपर भी अगर थिकनेस है तो कंसीव होने में मदद मिल जाती है. एज द साइकिल प्रोग्रेसेस एंड ओवुलेशन की तरफ जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है तो ये इसकी ग्रोथ हो जाती है करीब करीब 11 mm की तरफ. एंड अबाउट 14 days into a person's cycle, hormones trigger and the release of an egg. And during this secretory phase, endometrial thickness is at the greatest. मतलब 11 mm तो ठीक है, बट इसमें कई बार 16 mm भी हो जाती है. तो ये इस प्रकार से बनता है. मेनोपॉज में एंडोमेट्रियम की साइज काफी श्रिंक हो जाती है, जैसे ये वृद्धावस्था है, वात प्रभाव है, और सारे शरीर के धातु क्षीण अवस्था में होते हैं, डिजनरेटिव चेंजेस आते हैं. तो इसी प्रकार से मेनोपॉज में भी एंडोमेट्रियम की साइज हो जाती 5 mm. ये कब बढ़ता क्यों है? अलग अलग कारण है. एलोपैथी कारण देखेंगे, आयुर्वेद क्या बोलता है ये देखेंगे. जैसे इसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कुछ चल रही होती है, एचआरटी ओबेसिटी में, ओबेसिटी के कारण हो, या कोई एंटीबायोटिक है, जैसे इसमें मैंने नाम लिख डाला है रामोफेक्सिन करके जो मेडिसिन आता है, या फिर महिला अगर हाई ब्लड प्रेशर सफर होती है, कोई एंडोमेट्रियम पॉलिप की कंप्लेन हो, डायबिटीज का पेशेंट हो, स्कार टिश्यू, कोई एस्ट्रोजन का लेवल अगर बढ़ जाए और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम हो जाए, ऐसे अलग अलग कारण इसमें होते हैं. इसका मुख्य लक्षण है पेनफुल पीरियड, डिस्मेनोरिया. और मैं बताऊं, जैसे मैंने बताया कि एंडोमेट्रियोसिस ये मुख्य रूप से एडोलसेंट में होता है. तो जो एडोलसेंट महिला लड़कियां जो आती है, जो खास करके आजकल डिस्मेनोरिया काफी सोसाइटी में 50% जो अर्ली यंग की लड़कियां है, यंग जनरेशन की जिन्होंने फिलहाल ही प्यूबर्टी या मेंसेस स्टार्ट हुए हैं, उनमें ये डिस्मेनोरिया काफी पाया जा रहा है. इसका कारण भी वात प्रकोप है, अपान वायु का क्षोभ है. डिस्पर्मिया यानी पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, पेनफुल बाउल मूवमेंट, मतलब मल त्याग के समय भी दर्द होगा. ये नहीं आर्त, तो देखिए आर्तव स्रोत स्वीकृत हुआ है, अपान वायु की विकृति है. तो अपान के जो भी काम है उन सभी क्रियाओं के दौरान यहाँ पे अपान क्षोभ होगा, जो डिस्यूरिया, पेल्विक पेन, मूत्रकृच्छता, मूत्रकष्टता. इसके साथ साथ भले अपान मलमूत्र का निस्सारण करता हो, बट मल त्याग या मल बनने की सार्किक विवेचन ठीक से नहीं हो पाएगा, और जहाँ पे इंडाइजेशन के साथ नोजिया, डायरिया एंड फटीक जो ड्यूरिंग स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियड्स होगा. आयुर्वेद में आचार्य चरक ने जिस प्रकार से योनि व्यापक का वर्णन किया है, एंड माधु निदान ने भी इसी प्रकार से एक व्याधि का वर्णन किया है, जिसको उन्होंने नाम दिया है योनिकंद. एंड एंडोमेट्रियोसिस, ये हम एक योनिकंद की तुलना कर सकते हैं इसमें, जो कि एंडोमेट्रियल प्रॉब्लम्स रिलेटेड उसमें होते हैं. एंड सो इस प्रकार से जो नोड है, लेजन्स है या सिस्ट बन जाती है, और इस प्रकार से मतलब आउटर द वॉल ऑफ द यूट्रस, और कहीं पे भी जो आउटर वॉल है कहीं पर भी इस प्रकार से एंडोमेट्रियम की साइज बढ़ जाती है. सो बिल्कुल एक एंडोमेट्रियोसिस जो है, इसमें हम आयुर्वेद क्या सोचता है, अभी मैं जैसे मैंने देखिए इसमें नॉर्मल एंडोमेट्रियम कैसे होता है, और इस इमेज में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ग्रोथ हुई है एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया. आयुर्वेद क्या कहता है? बिल्कुल आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद इसको वात प्रकोपजन्य स्थिति मानता है. वात के प्रकोप के साथ ही आयुर्वेद में इसकी संप्राप्ति बताई है. देखिए जैसे मैंने अडल्सन की बात की, तो वात प्रकोपक हेतु जैसे एक मुख्य हेतु जो आजकल हमें देखने को मिल रहा है, तो वो है ड्राई जो आइटम्स है, ड्राई फूड आइटम्स, कोल्ड, ड्राई, रफ एंड एस्ट्रिजेंट, प्यूजेंट, बीटर सब्सटेंसेस. यानी वात प्रकोप के जो भी कारण है, लाइक लड़कियों में जो पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस है, ट्रैवलिंग का स्ट्रेस है, अलग अलग स्ट्रेस होते हैं, करियर को लेकर स्ट्रेस है, कुछ फैमिली इश्यूज है, या फिर लाइक अभी जैसे हमने देखा कि आजकल का रूटीन ऐसे होता है लड़कियों का कि सवेरे 7 बजे घर के बाहर निकलती है और रात को ही लौटती है, अलग अलग क्लासेस होते हैं. इन सभी में वेगाव का अवरोध, प्रॉपर हमारे देश में इतनी सुविधाएं नहीं है महिलाओं के लिए कि जैसे वॉशरूम की इतनी सुविधा नहीं हो पाती है, तो वेग धारण करना पड़ता है, सेपरेशन ऑफ द वेगा, एंड जिसमें फिर सारे वेग आ गए, ना केवल मलमूत्र बट सारे वेग आएंगे, क्योंकि इतना 12-15 घंटा कोई आदमी बाहर रहता है तो घर से कितना लेकर जाएगा, तो कहीं ना कहीं बाहर का खाना
और जो फ्रोजन भी है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक से लेकर तमाम सारे फैंसी आइटम्स है, और जिसमें सारा ही जंक फूड आएगा, और जिसके चलते वात का प्रकोप इसमें मुख्य रूप से होगा। केवल वात का प्रकोप नहीं है, बट इसमें कुछ कफ का भी ट्रिगर होगा, एंड पित्त का भी होगा, क्योंकि पित्त के ही साथ इन्फ्लेमेशन होगी, इरेगुलर ब्लीडिंग होती है। तो एंडोमेट्रियल टिश्यू, फिर इसमें धातु का इन्वॉल्वमेंट क्या है? इट इज टिपिकली रक्त, रस रक्त, मांस मेद दुष्टि, यानी मांस धातु यहाँ पे बढ़ रहा है, मांस वृद्धि इसको हम लोग कह सकते हैं आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में। और जो हम इसकी तुलना मैंने जैसे योनिकंद से बताई, इसी के साथ साथ वातिक योनि व्यापक के साथ भी तुलना कर सकते हैं। फिर उदावरता में भी ऐसे ही लक्षण मिलते हैं, ग्रंथि में ऐसे ही लक्षण मिलते हैं, गुल्म में भी ऐसे ही सिम्टम्स मिलते हैं, जिसमें पेन रहता है मुख्य रूप से अपान क्षेत्र में। और जो अपान वायु की सारी क्रिया है, जैसे अपान की गति क्या है? डाउनवर्ड्स, अपान इज हैविंग अ डाउनवर्ड मूवमेंट, और जिसके साथ मलमूत्र शुक्र सभी का त्याग करता है। बट यहाँ पे अपान ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, तो जो उसकी अधोगति है कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हुई है, और ये ऑब्स्ट्रक्ट होने के साथ अपान उसके पूरे आर्तों के क्षेत्र में अलग तरीके से घूम रहा है, फैलोपियन ट्यूब्स में जा रहा है, कभी पेल्विक कैविटी में जाएगा, कभी उधर उधर चला जाएगा। जो उसका डायरेक्शन अधोगति होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, वो अलग अलग जगह में घूम फिर रहा है। तो वहां पे जाकर वो पैथोलॉजी बना देगा, फिर उसको उसकी प्राकृतिक क्रिया को ऑब्स्ट्रक्ट करा देगा। फिर क्या होगा? उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी, और फिर दाह भी होगा, बर्निंग सेंसेशन भी होगा, पेन भी होगा, कटिशूल होगा, पेल्विक पेन होगा, और सूजन भी आ जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए, अपान दृष्टि के साथ तीनों दोष प्रकोपित होकर नॉर्मल जो काम होने चाहिए अपान की, वो नहीं होती। और इसमें मुख्य रूप से मैंने देखा कि शारीरिक और लाइक फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करना, ओवर एक्सर्शन, जिसके साथ वात का प्रकोप होगा। जैसे महिलाएं या लड़कियों का मैंने बताया कि इतने समय बाहर रहती है, इमोशनल स्ट्रेस रहता है, घर वालों के प्रति जो करियर को लेकर भी एक तनाव रहता है, डर रहता है, फेल्योर का डर रहता है, और कोई भी देर आर मतलब अलग अलग फैक्टर्स, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि कितने सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, कोई फिजिकल भी स्ट्रेस होता है, और हार्मोन्स, इसके साथ भी हार्मोन्स भी परिवर्तित होते हैं। जैसे मैंने एक कारण बताया कि एस्ट्रोजन अधिक बढ़ता, ये भी इसका कारण है। और जिसके चलते फिर सारे डिसमेनोरिया, डीप पेन, डिस्पर्यूनिया, डिसाइजिया यानी पेनफुल मोशन, डिसयूरिया, सारे डिस्टर्ब मेंस्ट्रुएशन, डी से शुरू होने वाले इतने सारे लक्षण आपको इस व्याधि में मिल जाएंगे, जिसमें ये एंडोमेट्रियम साइज जो है अलग तरीके से बढ़ती है। जो मैंने बताया कि इट इज द हाईली कंडीशन, यानी प्रिवेलेंस रेट जिसका 20% है इनफर्टिलिटी का। और बिल्कुल ये क्रॉनिक पेन भी होता है, जो आउटसाइड एंडोमेट्रियम, देखिए कोई भी ऑर्गन शरीर का अगर बड़ा है तो निश्चित रूप से वो ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप करेगा ना कहीं उसके साथ बाकी जो भी पैथोलॉजी है, वो भी फिजियोलॉजी है, वो भी बिगड़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमने देखा कि आयुर्वेद में इसको क्या नाम दे, तो इसमें त्रिदोष दृष्टि, बट मेनली प्रिडोमिनेंस होगा वात दोष का। इसके 3 स्टेज कर सकते हैं हम लोग, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। जैसे माइल्ड में थोड़ा सा स्मॉल लेजन होगा और पेन भी कम होगा, और मॉडरेट में पेन थोड़ा और बढ़ेगा, एंड सीवियर में तो इतना ज्यादा पेन होगा, एंड लेजन्स जो होते हैं, वृद्धि जो होती है काफी, वो फैल भी जाएगी, यानी यूट्रस के वॉल अलग अलग तरीके में ये बढ़ जाएगा। सो बिल्कुल इसमें कारण तो जैसे जेनेटिक भी कुछ होते हैं कारण, फिर एस्ट्रोजन का भी मैंने बताया, इम्यून सिस्टम भी खराब हो सकती है, इम्यून सिस्टम के कारण भी हो सकता है। एंड आइडिनो एंडोमेट्रियोसिस ये कफ, पित्त एंड वात तीनों दोषों से जुड़ा है। आप इसको वात प्रधान भी ना समझे, क्योंकि इसमें सूजन भी है, इसमें कहीं ना कहीं आम भी बन रहा है, जिसके साथ ही अपचन हो रहा है, और नॉजियाटिक फीलिंग, वोमिटिंग भी हो रहा है, फटिक थकान भी हो रही है। एंड इस प्रकार से एंडोमेट्रियोसिस ये एक ऐसा व्याधि है जो शोफजन्य व्याधि हम लोग इसको कह सकते हैं। अभी आगे बढ़ते इसको हम क्या प्लान करेंगे? प्लान इसमें अभी मॉडर्न इसमें तो एंटीबायोटिक्स दिया जाता है इसमें खास करके, और पेन किलर, एंटीबायोटिक का कोर्स चलाना, या एस्ट्रोजन की कमी है तो एस्ट्रोजन या हार्मोन थेरेपीज भी दी जा सकती है। बट आयुर्वेद में क्या है? आयुर्वेद में हम, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद के हिसाब से क्या करना चाहिए। और फिर इसमें आप डायग्नोसिस के रूप में पेल्विक एग्जामिनेशन करिएगा, पेशेंट का पूरी हिस्ट्री लीजिएगा, डाइट पैटर्न्स, सारा कुछ मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लीजिएगा। फिर आप इसमें एमआरआई कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं, टू रूल आउट द कॉज, एग्जैक्ट कॉज क्या है। ओके अभी हमने जैसे इसमें सारे इन्वेस्टिगेशन तो कर लिए, इसके बाद हमने समझ लिया कि क्या है ये और किसके कारण हुआ है। आगे प्लान करना है तो सबसे पहले तो ये माउस वृद्धि कंसिडर करके
हमें इसमें रक्त दुष्टि भी है क्योंकि ओवर ब्लीडिंग हो रही है। तो रस रक्त पाचक एवं मांस में दो पाचक, पहले रस पाचक से स्टार्ट करिए, पटोल या किराततिक्त मुस्ता तीनों का कॉम्बिनेशन दीजिएगा। पेशेंट की पहले महीने में हमने दीपन पाचन और अनुलोमन करना है, नेक्स्ट महीने में मात्रा बस्ती करेंगे, और थर्ड महीने में हम फिर रसायन, ब्रूहन और बाकी सारी जो की पंचकर्म की ट्रीटमेंट है ये कर सकते हैं। अभी इसमें अलग अलग कंडीशन में कैसे कैसे काम करना, पहले तो पहले महीने में जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, ठीक है, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि पेन है, पेशेंट को पेन कम करना है, फिर जो ब्लीडिंग हो रही वो भी कम करेंगे जिसके साथ थकान होती है। तो ब्लीडिंग कम करने के लिए पित्त शमन चिकित्सा देंगे, और जिसके लिए मैंने विरेचन बताया है, विरेचन से पित्त का शमन भी हो गया, और जो वायु का भी इसमें यानी तीनों दोषों के लिए भी विरेचन काम करेगा। और दीपन पाचन देंगे तो अन्नव स्त्रोतस भी ठीक हो जाएगा और अपान का काम भी सुधार जाएगा। इसीलिए हमने रस पाचन देना है, पटोल किरातिक्त मुस्ता, जिसमें खास करके तिक्त कषाय रस है जो कि आगे के महीने का जो साइकिल है वो भी रेगुलराइज करेगा, और आर्तो भी ठीक से बनेगा, आर्तो स्त्रोतस भी खुल जाएगा, और जो भी आम क्लेद संचित मल है वो भी निकल जाएंगे, पाचन होगा, दीपन पाचन देना है उसमें। तो इस प्रकार से अगला जो मेंसेस है उसमें आपने पहले महीने में दीपन पाचन विरेचन दिया तो नेक्स्ट मेंसेस से 50% तो ब्लीडिंग के ऊपर परिणाम होगा, ब्लीडिंग कम हो जाएगी और पेन भी कम होगा, सूजन भी कम हो जाएगी। एक बार आपका दुष्ट रक्त और पित्त निकल गया, यानी विरेचन से पित्त निकल जाएगा, दुष्ट दोष निकल जाएंगे, और फिर नेक्स्ट साइकिल में जैसे हमने अभी स्टार्ट किया है तो नेक्स्ट साइकिल में भी दुष्ट रक्त निकल जाएगा, तो इसमें नेक्स्ट साइकिल में आपको 50% रिजल्ट मिलेगा, और आगे के इसमें इसका प्रमाण जो है, परसेंटेज जो है निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप जो भी चाहे दीपन पाचन के लिए दे सकते हैं, मैंने सिंपल बताया पटोल किराततिक्त मुस्ता दे, या केवल मुस्ता चूर्ण भी दिया जा सकता है, मुस्ता नागकेशर दे, आपके पास रसपाचक रक्तपाचक है वो दीजिएगा, मांसपाचक दीजिएगा, गुरुची, अश्वगंधा, एंड इस प्रकार से आप इसमें दे सकते हैं। फिर विरेचन का प्लान करिएगा, विरेचन के लिए यहाँ पे मांस वृद्धि है तो मुझे लगता है त्रिफला घृत का स्नेहपान करिएगा, त्रिफला तीन दोषों का शमन भी करती है, त्रिफला वो तो ठीक है, चिच्चांगरी घृत दिया जा सकता है, इसमें आप तिक्त घृत भी दे सकते हैं, पंचगव्य घृत दे सकते हैं, तीनों चारों ये घृत बेस्ट है मेरे विचार से, तो ये इस कंडीशन के लिए स्पेसिफिकली। इसमें दाड़िम घृत भी दिया जा सकता है क्योंकि दाड़िम भी बेस्ट तरीके से पित्त का शमन करता है, और दाड़िम ओवरऑल यूट्रस स्टोन और यूट्राइन मसल्स या गर्भाशय के लिए भी पोषक है क्योंकि दाड़िम रक्त धातु के लिए भी बेहतर माना जाता है। तो इसके आप दाड़िम घृत दीजिएगा, 5 दिन का 3 दिन का, पेशेंट की प्रकृति देखे स्नेहपान, फिर विपत्तिकर चूर्ण या तीव्रत लेह से पेशेंट की प्रकृति, कोष्ठ, बल, वय के अनुसार आप इन का योजना करिएगा अपने हिसाब से। विरेचन हो गया, इसके साथ साथ आपको आरोग्यवती चंद्र प्रभावटी ये आपको बताना है, और हल्का नहाने से पहले हल्का सा धनवंतर तेल से या बला अश्वगंधा तेल से या सेंधवादी तेल से, जो कि सेंधो भी विलयन करेगा दोषों का, आम का पाचन करेगा, सूजन कम करेगा। तो बृहद सेंधवादी तेल क्योंकि पेन है ना, तो पेन के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, आप इसको दे सकते हैं। इसमें हरिद्रा बहुत अच्छा काम करती है, दूध में या पानी में, गर्म पानी के साथ पेशेंट को दिन में 2 बार हल्दी जरूर डाले वो खाने में, या जैसे भी मूड हो वो ले, क्योंकि हल्दी बेस्ट है, सूजन कम करती है, और आगे की जो एंडोमेट्रियल टिश्यू की ग्रोथ हो रही है ना उसको वो इनहेबिट करने का काम करती है, इसीलिए हाईली रिकमेंडेड अगर है तो टर्मरिक है, और फिर लहसुन भी खा सकते हैं पेशेंट, लहसुन आदि वटी भी दी जा सकती है जो कि पेन एंड सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए भी ठीक रहेगी, है ना। तो आरोग्यवर्धिनी चंद्रप्रभा इस प्रकार की योजना करते हैं, अपने पहले महीने में ये किया, नेक्स्ट बस महीने में आप इसको मात्रा बस्ती प्लान करिएगा। इस मात्रा बस्ती में आप धनवंतर तेल की मात्रा बस्ती दे सकते हैं, या चंदन बला की दीजिएगा जो कि पित्त का भी हमें शमन करना है, पेशेंट में जो भी लक्षण है। दशमूल की भी मात्रा बस्ती बेस्ट रहेगी जो वात का शमन करती है। विरेचन हो गया, मात्रा बस्ती हो रही है, अभ्यंग भी साथ में कर रहे हैं। अभ्यंग क्या करेगा, रस रक्त की दुष्टि कम करेगा, ब्लड सर्कुलेशन, लिम्फेटिक सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा। और बस्ती हमने की तो वात की ट्रीटमेंट हो गई, विरेचन हो गया, पित्त की ट्रीटमेंट हो गई। इसमें आप अभ्यंग कर रहे तो लिम्फ ड्रेनेज और सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो कफ की भी इसमें ये हो, और आपको अगर कफ को ये करना है, निकालना है, कफ को भी क्लींस करना है, तो इसमें आप उद्वर्तन कर सकते हैं। अगर पेशेंट ओबेस है तो उद्वर्तन से भी सारे टॉक्सिन्स रिलीज हो जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन, लिम्फेटिक ड्रेनेज अच्छे से हो जाएगा, एंड इट विल हेल्प ओवरऑल, उसको हेल्प मिलेगी, पेशेंट हल्का फुल्का फील करेगा। और तो उद्वर्तन भी आप इसमें प्लान कर सकते हैं। इसमें मतलब जो पंच सारे कर्म है उसका भी प्रयोग हमने करना है, और
सारे कुछ इसमें हम लोगों को ये पूरी तरीके से ट्रीटमेंट प्लान इसमें करना है। तो अनुलोम में बेहतर रहेगा। इसमें जैसे ब्लीडिंग है और इस तो हम इस प्रकार से चंदन जैसे द्रव्यों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रवाल पिष्टी, सूत शेकर, मुक्ता शुक्ति भस्म, ऐसे भी कल्प का प्रयोग कर सकते हैं। योग बस्ती का प्लान करेगा, तीसरे महीने में योग बस्ती का प्लान करेगा, जिसमें जो योनिकंद की कंडीशन है ना और शूल है, इसके लिए आपको दशमूल का निरूह बस्ती और फिर अनुवासन दीजिएगा। सिंपल तिल तेल का या नारायण तेल का या सहचर का दे सकते हैं। सहचर तेल भी बेस्ट है जो नागार्जुन कंपनी या केरला कंपनी का आता है। इसमें जैसे पेशेंट को सीवियर पेन है, सूजन है, तो कुबेराक्ष वटी इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर शूल प्रशमन एंड विबंध का काम करने के लिए आप 500 मिलीग्राम खाना खाने के बाद इसको कंटिन्यूली दे सकते, 2 से 3 महीने तक दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कुबेराक्षवटी बेस्ट काम करेगी। अभिपति का चूर्ण या मुक्ता पिष्टी या चंद्र प्रभा जैसे प्रवाल पिष्टी, सूत शेकर, कामदुधा रस, ये आप जैसे पेशेंट के पित्त के लक्षण, दाह, पेन को देखते हुए 2 से 3 महीने तक इसको कंटिन्यू कर सकते, कोई इसमें समस्या नहीं है। तो ये आप इसको बिल्कुल जैसे 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 पेशेंट की ये हो ऐसे आप इसको दे सकते हो। ठीक है। ऑयल की बस्ती यानी निरूह अनुवासन के लिए मैंने सहचर बताया। सहचर ऑयल 60 ml की मात्रा में लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा 1 ग्राम सेंधा लवण डालकर इसको दे सकते हैं। निरूह के लिए आप बाकी शहद, सेंधा सब कुछ मिलाकर दशमूल की जो रेगुलर बस्ती होती उसी टाइप का इसमें अप्रोच रहेगा। रूटीन जो योग बस्ती हम लोग करते हैं उसी टाइप का आपका इसमें अप्रोच ठीक रहेगा। नेक्स्ट 3 महीने हो गए, अभी नेक्स्ट में हमें क्या करना है, थोड़ा और साधन के लिए आप लाइक हरिद्राखंड, महामंजिष्ठादि कषाय, और रसायन चिकित्सा के लिए आप जैसे शतावरी, अश्वगंधा, पुनर्नवा, इनका कोई कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। इसका सिद्ध क्षीरपाक बताइएगा। चंद्र प्रभावटी कंटिन्यूली 3 महीने तक आप बिल्कुल दीजिएगा। अच्छा, निश्चित रूप से आपको इसमें अच्छा परिणाम मिल जाता है। पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए, यानी पेशेंट को कैसे फील हो रहा है उसको देखते देखते फिर अजमोदा है, अजमोदा का आपको गर्म पानी में मिलाकर 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच मेथी का ऐसे आप भिगो कर रखिएगा 4-5 घंटे के लिए, और उसका भी आप पानी बनाकर पानक के रूप में अगर देते हैं तो वो भी काफी, पेन भी कम होगा और शूल भी कम, यानी जो एक सारा ये होता है ना शूल की संप्राप्ति है वो सारी इसमें कम होने में निश्चित रूप से मदद मिल जाती है। इसमें पेशेंट के जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस है इसके लिए आप शिरोधारा, शिरोपिचू, हार्मोनल बैलेंस करने के लिए वो भी कर सकते, नस्य कर सकते, जो भी देखिए जो भी चाहे आप इस प्रकार से जैसे सारे दोषों की गति में सुधार या परिवर्तन लाने के लिए हमें इसमें वात का अनुलोमन, फिर शोफ का चिकित्सा और रक्त प्रसादन और फिर रसायन चिकित्सा, इसे इस प्रकार से प्लान करते करते दीपन पाचन से स्टार्ट करते करते इस प्रकार का हम लोगों ने ये करना है। एक और इसमें मैंने यूज किया था गंधर्व हस्तादि कषाय, जो बेस्ट काम करता है। दशमूलारिष्ट, गंधर्व हस्तादि कषाय दोनों को मिलाकर 15-15 ml दीजिएगा दिन में 2 बार, बेस्ट रहेगा। 1-1 महीने में 3 महीने का डोज हो गया और भी पेशेंट में थोड़े लक्षण अगर है तो नेक्स्ट इसमें पुनर्नवा गुगुल, पुनर्नवा या त्रिफला गुगुल ट्राई करिएगा। ब्लीडिंग है तो जैसे पित्त शमन तो कर रहे हैं हम लोग, प्रवाल पिष्टी, सूत शेकर दे रहे हैं, इसमें थोड़ा और मैं बताऊंगी, आप पुष्यानुक चूर्ण तंडुलोदक के साथ भी बता सकते हैं। पेशेंट को आगे जैसे यंग एज की पेशेंट है, एंडोमेट्रियोसिस है, इंप्रूव करना है, फर्टिलिटी की तरफ जाना है, उसको गर्भ स्थापना के लिए भी प्रयास करना है, तो फिर नेक्स्ट इसमें अशोकारिष्ट, सुकुमार घृत है, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। इसमें जो सूजन कम करने के लिए हमें मांस वृद्धि कम करने के लिए सारे जो जैसे कुबेराक्षवटी पेन भी कम करेगी और सूजन भी कम करेगी। इसमें और एक बेस्ट काम करने वाला मेडिसिन है पुष्पधनवारस, बेस्ट काम करेगा सारी कंडीशन को, एक ओवरऑल आर्तव चक्र को, आर्तव स्त्रोतस को इंप्रूव करने के लिए ये काम करेगा। शीघ्र गुगुल दे सकते हैं। फलत्रिकादि गुगुल बेस्ट चॉइस फॉर एंडोमेट्रियोसिस। फलत्रिकादि गुगुल हेवी मेंसेस को भी कम करेगा, जैसे ये पंचभौतिक का भी आता है और काफी हेवी मेंसेस में इसका प्रयोग किया जाता है। 2 बीडी आप दीजिएगा, बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर एंडोमेट्रियोसिस। ऑल दीज आर बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स फॉर द एंडोमेट्रियोसिस। इसमें तो इस प्रकार से 1-2 केसेस में हमने कुमारी तेल का भी प्रयोग करवाया था, वो भी अच्छा रहता है। आप जरूर अभ्यंग, उद्वर्तन, पीछू भी रख सकते हैं। पीछू कब रखेंगे, 2-3 महीने के बाद पीछू रखेंगे। जैसे आप इनफर्टिलिटी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहां पे पीछू से क्या होगा,
लोकल जो संप्राप्ति है, लोकल दोष का शमन या जो रूखापन या जो गुण मैंने बताए थे हेतु जैसे बताए थे निदान परिवर्जन के लिए, तो फलघृत का पीछू रखे या सहचर तेल का पीछू रखे या चांगेरी घृत का पीछू रखिएगा, जो कि आगे के फर्टिलिटी के लिए एनहांस करेगा। आपको वात का शमन एवं करने के लिए जैसे अभ्यंग हमने बताया, स्वेदन करना है, आप जैसे भी हो गर्म पानी का सिकाई कर सकते हैं, हीटिंग पैड का प्रयोग कर सकते हैं। तो टोटल पेल्विक एरिया को सूजन कम करने के लिए, पेन कम करने के लिए आप थाई और बटक सभी जगह पर ओवरऑल आर्तव स्त्रोतस का क्षेत्र, रिप्रोडक्टिव क्षेत्र, इस सभी में आप ये करिएगा, सिकाई करिएगा। इसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है सिकाई का। और कुछ डाइटरी चेंजेस भी करवाएंगे हम लोग पेशेंट को। ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स का भी प्रयोग नहीं करना है, ज्यादा ग्लूटेन या प्रोसेस्ड फूड है, शुगर है, इसका प्रयोग कम करिएगा। पेशेंट अगर बहुत ज्यादा मांसाहार करता होगा तो वो भी कम करके ज्यादा से ज्यादा फ्रेश जो भी अवेलेबल है, सीजनल जो भी ग्रेन्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इसको जरूर ऐड करिएगा। एक और मैं बताऊंगी, ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें भी मौजूद है, जिस अन्न पदार्थ में भी मौजूद है, उसको जरूर बताइएगा, जो कि इन्फ्लामेशन को कम करता है। एक और मैं इसमें जैसे मैंने अजवाइन का बताया था, मेथी का बताया था, इसमें और आप ऐड करिएगा पाव चम्मच अजवाइन, पाव चम्मच फेनुग्रीक एंड पाव चम्मच क्यूमिन। तीनों ये तीन इतने अच्छे हर्ब्स है जो आर्तव स्त्रोतस के करीब करीब सभी विकृतियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो अजवाइन तो शूल प्रशमन भी है, फेनुग्रीक भी सेम काम करते हैं, क्यूमिन ये बेस्ट है, आप जो ब्लीडिंग बताते हैं लक्षण, और पाचक भी है क्यूमिन, और पेन भी कम करेगा। तो ये तीनों का आप पानी में 1 ग्लास गर्म पानी भी भिगो दीजिएगा, फिर स्मैश करके उबाल के जैसे भी हो इसका प्रयोग करवाएगा, बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। ये एक अनुभूत योग में बता रही हूँ। इसके साथ घर में आमलकी का कोई भी विकल्प है, आंवले का मुरब्बा है, आमलकी का चूर्ण है, तो इसको शहद के साथ जरूर लीजिएगा। इस तीन में अजवाइन, फेनुग्रीक, क्यूमिन, इसमें आप जैसे और भी कोई षडंगोदक का भी अगर विकल्प है, जैसे सेंधा नमक भी डाल सकते हैं इसमें, इसमें अगर मीरे पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं, या लाइक अम्लकी का चूर्ण है या त्रिफला चूर्ण है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। पेशेंट को सूजन कम करने के लिए दिन भर में गुनगुना पानी या अगर षडंगोदक बनाकर दिया जाए तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर जैसे थकान है, बाकी सारे लक्षण है, इसमें आप अभ्रक भस्म का प्रयोग कर सकते हैं, सुवर्ण भस्म, सुवर्णमाक्षी का अभ्रक भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। शतावरी, अशोक, लोध्र एंड अर्जुन डालिएगा इसका काढ़ा बनाकर, ये ब्लीडिंग कम कर देगा। और जो सारे लक्षण है वहां की लोकल संप्राप्ति, जैसे लोध्र भी स्तंभन काम करता है, अशोक तो बेस्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, गर्भाशय के लिए, शतावरी भी एनहांस करेगी ओवरऑल, एंड अर्जुन भी त्रिदोषों का शमन करेगा। तो ये तीनों का, चारों का काढ़ा आप दे सकते हैं। इसमें बाद में रसायन के रूप में अश्वगंधारिष्ट दिया जा सकता है, प्रद्रांतक लोह दिया जा सकता है, फिर हमारा फेवरेट कंचनार गुगुल भी बेस्ट रहेगा। विदारी कंद डालिएगा इसमें, शतावरी और विदारी कंद, पेशेंट थकान हो रही है, ज्यादा फटीक वगैरह है तो वो भी आप इसमें ऑफर कर सकते हैं। सो बिल्कुल, और ज्यादा से ज्यादा जो हमने वात के हेतु देखे हैं, तो इसमें खाना पूरा अच्छे से पका कर खिलाइएगा, ड्राई मत। आजकल ड्राई और बेकिंग का बड़ा फैशन है, जैसे पिज्जा या जैसे अलग अलग टाइप से जो खाना बनता है, बट वो वात के लिए नहीं है। ठीक है, आप फुल्का खाओ, बट हमने वात का प्रकोप करना है तो जो भी रोटी या फुल्का बनता है घर में उस पे घी जरूर डालिएगा, जो वात का शमन करेगा। और क्योंकि जितना स्निग्ध देंगे उतना आर्तव स्त्रोतस भी स्निग्ध हो जाएगा, एंड फिर शूल कम होने में मदद मिल जाएगा। जैसे घर में आजकल बेकरी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, बिस्किट, पेस्ट्रीज, केक वगैरह, इन सभी को अवॉइड करेगा। ये बहुत ही वात के प्रकोप करने वाले सोर्सेस होते हैं। तो इसकी जगह पे आप सारा जो भी घर में बनाएंगे वो फ्रेश बनाकर, ताजा जो भी अन्न बनता है वो खाने को ज्यादा से ज्यादा बोलिएगा। और मिल्क प्रोडक्ट्स को कम से कम हम लोग करेंगे, डीप फ्राइड आइटम्स या रिफ्रिजरेटेड स्टेल फ्रोजन फूड कम से कम यूज करें। और इसमें जैसे इन्फ्लामेशन है तो फर्मेंटेड फूड, घर में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा अचार, इडली, डोसा और ऐसे आइटम खाने की भी थोड़ी आदत ज्यादा होती है, तो वो भी कम करें। तो ये ज्यादा से ज्यादा थोड़ा करते करते हम लोग काम करेंगे ना, तो बेस्ट रहेगा। मतलब पूरी प्रकार से हमने ये करना है। पेशेंट को अगर आप कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी है या पेनफुल जो स्टूल पास होता है, इसके लिए
त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ, जैसे विरेचन तो होगा, फिर बाद में भी अगर आपको कोई ये यूज करना है पेन के लिए तो एरंड का तेल दे सकते हैं आप, 4 से 5 ml एरंड का तेल दीजिएगा गर्म पानी के साथ, रोटी में मिलाकर खिलावाइएगा, वो भी चलेगा। एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट को थोड़ी सी रेस्ट भी आवश्यक है, तो रेगुलर रेस्ट, जितना हो सके मेंटल पीस, एक डेली रूटीन बनाइएगा जो कि वात बढ़ा है उसको कूल करने के लिए जरूरी है, क्योंकि वात इरिटेटिंग है, वात अनस्टेबल है, वात प्रकृति के लोग बहुत ही अनस्टेबल, और उनकी जो दिनचर्या होती है बहुत ही बिखरी होती है, कभी भी खाना, कभी भी सोना, कभी भी कुछ भी करना, एंड लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन एंड लॉस, मतलब डिसीजन मेकिंग नहीं होता है, बहुत सारा कुछ होता है जो मैं प्रकृति पढ़ाती हूँ, तो इसलिए मुझे इसमें बहुत ज्यादा, मतलब मैं बोल सकती हूँ, बट जैसे अभी हमारा विषय जो चल रहा है इसी को लेकर, तो ओवरऑल इन सभी प्रकार से हम एंडोमेट्रियोसिस या जो आप उदावरता योनि व्यापक, वातज योनि व्यापक, योनि कंद, एनी टाइप ऑफ, इसको आप इसमें कंसिडर करें, तो इस प्रकार से इसके ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से आयुर्वेद के तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने मेरी तरफ से बताया है। अभी आप थोड़ा सा आपके अनुभव भी बताइएगा, एंड इसमें और क्या आप रिकमेंड करते हैं वो भी बताइएगा। यस मैम, नमस्ते सभी को, बोलिए। सपना जी, संपदा जी, गीतू जी, चित्तरंजन जी, अजय पाल सिंह जी, बोलिए मैम। यस, डॉक्टर संपदा, यस मैडम। बोलिए मैम। चित्तरंजन जी मैम, आवाज नहीं आ रही, बोलिए। गीतू जी, आपकी भाभी का बताइए, गीतू जी भाभी का बताइए, क्या बोल रहे थे आप। हाँ मैम, उनको क्या बोलते हैं, 4 दिन से हल्का हल्का ब्लीडिंग हो रहा है। हाँ, तो मैम क्या एज क्या है उनका, और फर्स्ट प्रेगनेंसी है या क्या, आप कुछ बताइए थोड़ा सा। फर्स्ट लड़का है, वो हम्म 4 साल का है। हम्म, ये सेकंड प्रेगनेंसी है, 3 मंथ कंप्लीट हो गया है। अच्छा। हम्म, हाँ, फिर अचानक से उनको हल्का हल्का ऑल्टरनेटिव ब्लीडिंग होता है, थोड़ा थोड़ा, बहुत माइल्ड। तो मैम क्या वो हॉस्पिटलाइज है, घर पे ही है। एक्चुअली मेरी रिलेटिव नहीं है, थोड़ी दूर की है, तो मेरे को उतना पता अच्छा नहीं है, अच्छा अभी तक बात नहीं की हूँ मैम। अच्छा तुम अच्छा। मैं बोली थी कि सोनोग्राफी एक बार करा लो, फिर रिपोर्ट मेरे को सेंड करना करके। हाँ, ओके। फिर अभी तक तो आपने बताया जो मैंने प्लान बताया था वो सारा बताया आपने। हाँ जी मैम। ओके, बस क्योंकि इधर देखिए इसमें ना मिलना मुश्किल है। हमें बेड रेस्ट तो इम्पोर्टेंट है, पेशेंट को जितना अच्छे से रेस्ट करवाएंगे उतना वो तो ये हो जाएगा, बट क्या कोई हिस्ट्री रही है क्या पहले की इनमें। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है मैम, मतलब पहला बच्चा कंसीव करने के बाद 4 साल बाद ये दोबारा ऐसा हुआ है, कंसीव की हम्म, है। बट ऐसा तो कुछ नहीं हुआ बीच में, मिसकैरेज होना या अबॉर्शन, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, कुछ हाँ हेतु, कुछ हाँ उनका ऐसे ट्रैवलिंग हेतु है या कुछ वात का प्रकोप हाँ, का हेतु कुछ मिल रहा है। मैं पूछी बट बोली कि ऐसा तो कुछ नहीं है, बट डिटेल नहीं पता मैम अभी मेरे को। हम्म हम्म जी। हम्म ओके, जी मैम। ठीक है, थोड़ा जैसे मैंने बताया वो थोड़ा बता दीजिएगा आप अपनी तरफ से। हाँ जी मैम। यस मैम, बोलिए चित्तरंजन जी, संपदा जी बोलिए। आपका ज्यादा अनुभव होगा ये एंडोमेट्रियोसिस में, क्योंकि बताइए, आप तो बताइए, आप क्या देती थी एलोपैथी में। नहीं मैडम, मेरे पास नहीं आए थे ज्यादा। हम्म, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया के होते हैं, अबव 40 एज के। अच्छा, हाँ, हाइपरप्लेसिया, बिल्कुल हाइपर, बरोबर। हाँ हाँ, तो वो सेम ही हो गया वैसे तो, मतलब हाइपरप्लेसिया भी। हाँ। तो क्या देते थे आप, वो हमारे सारे दर्शक इसमें अपना डॉक्टर्स भी डाल सकते हैं। शशि जी, डॉक्टर शैलेंद्र जी ने डाला है सोप अजवायन, ओके। सुनील कुमार जी, नमस्कार। मैम क्या देते थे आप बताइए।
मैडम मॉडर्न में डायग्नोस्टिक क्यूरेटिव हाँ क्यूरेटिव। प्रेगनेंसी हम्म। और पेशेंट की कंप्लेंट का स्वरूप देखकर ज्यादातर रेफर ही करती थी मैं। अच्छा जी। जी हाँ, आयुर्वेदिक मुझे मालूम नहीं है इसमें। हाँ हाँ। सर कैसे मैम, अच्छे है। क्या इम्प्रूवमेंट कितनी है? अभी नहीं है, अभी ट्रीटमेंट है। हाँ, पंचभौतिक की ले रहे हैं ना आप हाँ ट्रीटमेंट? हाँ हाँ। अच्छा, क्या क्या चल रहा है फिर? मिक्स दिले काय म्हणजे मागे जे सांगितलं अभ्रक वैक्रांत वगैरे, हाँ हाँ रक्तपाचक मेदोपाचक गोक्षूर हाँ हाँ। अच्छा। हाँ। अजून ओके। 4-5 महिने घ्या म्हणले होते. अच्छा, 4-5 महिने म्हणजे अजून पाहिजे तेवढं तुम्हाला वाटत नाहीये का नाही नाही इम्प्रूव्हमेंट? नाही मग सर नाही. प्रॅक्टिस मध्ये आहेत का, येतात का क्लिनिकला? हो येतात की येतात येतात. म्हणजे मग ठीक आहे, बाकी प्रॅक्टिस सगळं वर्किंग, हा बाकी रुटीन ठीक आहे, तेवढी गोष्ट सोडून रुटीन सगळं चालतं. अच्छा, बर. मग म्हणजे युरिनेशनला जातात प्रॉपरली? नाही मॅडम, आता ब्लॅडर रेस्ट साठी हे सांगितलं, सिलिकॉन कॅथेटर हे केलेलं. अच्छा, कॅथेटर लावलेलं आहे. हम्म. बरं. पण बाकी म्हणजे बाकी जेवण आणि सगळंच व्यवस्थित आहे बाकी सगळं? व्यवस्थित आहे, बाकी फक्त चांगले तोच एक एकदम प्रॉब्लेम चांगले. येतोय. हा, थोडे दिवस रेस्ट म्हणून सांगितले युरोलॉजिस्टनी, हम्म ब्लॅडर रेस्ट. हम्म. बर, ठीक आहे, चालेल. काय असेल तर कळवा, काही आपल्याला अजून काही करायचं असेल ना तर कळवा. हो चालेल चालेल. हम्म हम्म. आणि ह्याच्यामध्ये काय देत होता तुम्ही, इसमें क्या देते थे मैम? अगर ब्लीडिंग होती है तो प्रेगनेंसी में क्या रिफर करते थे आप, क्या प्रीफर करते थे? प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग, स्पॉटिंग अगर हो रही है तो, जैसे मैडम ने बताया ना एक केस है उनके पास, तो इसमें हा क्या बताते? मॉडर्न मध्ये मेंटेन सस्टेन इंजेक्शन मेंटेन्स असते, डेपोट. हाँ इंजेक्शन मेंटेन. अच्छा. हा, आणि बेड रेस्ट आहेच. हाँ. ऍक्टिव्ह ब्लिडिंगला ते इथॅम्सिलेट टॅबलेट, क्लिप टॅबलेट असतात ना, एक्झाकाइंडेमेफ वगैरे, ट्रॅनेक्झेमिक ऍसिड, हम्म ते हम्म. ऍक्टिव्ह ब्लिडिंग असेल तर. आणि कॉज काय आहे हे महत्वाचं, म्हणजे बरोबर प्लॅसेंटा प्रिव्हिया आहे का, इनकम्प्लीट अबॉर्शन आहे का, रिट्रोप्लासेंटल क्लॉट्स आहेत. बरोबर. मैम ते आपने कुछ, गीतू जी आपने सोनोग्राफी वगैरह करवाई होगी ना? मैम आज बोली थी सोनोग्राफी के लिए, मॉर्निंग में ही मेरे को पता है। तो अभी तक मेरी बात नहीं हुई, क्योंकि कॉलेज से छुट्टी के बाद डायरेक्ट क्लास रहता है मेरा, तो हम्म. आपकी क्लास रहती है डायरेक्ट, तो फिर मैं अभी बात नहीं की हूँ। अच्छा, आप बताइए गीतू जी कैसे लग रहा है आपको? मैम मेरे को तो अच्छा लग रहा है, कुछ हम्म. नया सीखने मिल रहा है। कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं बताते, कुछ नहीं सिखाते। हाँ, यस, आप थोड़ा सा ना क्या करिएगा ना, नोटबुक लेके बैठते जाइएगा हाँ और जी। पूरा लिखते जाइएगा। नोट्स अगर आप बनाते जाएंगे ना तो बहुत ही आपको फायदा होगा हाँ इसका, मतलब हाँ मैम, जैसे मैं भूल जा लिखती हूँ, मैं सारा लिखते। चीज लिख के रखी हूँ। हाँ, आपका जितना जब से क्लास करी सारा लिख के रखी। हाँ, लिखिएगा। और जैसे आपके पास ना फिर आगे जाके आप पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको कि चलो, क्योंकि हम लोग भूलते रहते हैं ना दिन ब दिन, अलग अलग विषयों के साथ जुड़ते हैं तो फिर पिछला वाला थोड़ा ये हो जाता है। तो जी इसके मैम। लिए अगर आप लिखे रोज, अभी जैसे आज हमने एंडोमेट्रियोसिस को डिस्कस किया तो उसके क्या फॉर्मुलेशन है, आप इसको लिख कर रखिएगा और फिर आप जैसे प्रैक्टिस में इसको अप्लाई करेंगे और आपका नॉलेज एनहांस होगा और फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा ना। जी मैम। यस, इसीलिए तो एक आदत डाल लीजिएगा। जी मैम। अभी आप कहाँ पे है? घर पे रायपुर है? में। अच्छा। नहीं, पीजी में रहती हूँ, रायपुर अच्छा। में। अच्छा, हॉस्टल पे है, ओके। जी। ठीक। ठीक है, ठीक है मैम। चित्तरंजन जी आप बताइए, कुछ और कुछ है इसमें, और कुछ अनुभव किसी का? यस, आई थिंक आज एक ये सपना जी ने भी कुछ डाला था, इसको भी मैंने बता दिया है उनको मेडिसिन।
तो प्रवाह कामदुधा रस वगैरह वो सारा बिल्कुल जरूर दीजिएगा मैम, जैसे, है ना। ओके, इसमें बेड रेस्ट और बाकी सारे फैक्टर्स भी है, स्ट्रेस वगैरह है, तो वो भी कम करे पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा। गीतू जी। जी मैम। यस। अभी आपने संपदा जी आपने आयुर्वेदिक थोडा थोडा ऍड किया की नाही प्रॅक्टिस में? बहुत सारा मी आणि खूपच अगदी मनापासून तुमचा आभार मानते, कारण नाही. मध्ये पालेकर सरांचं एक लेक्चर तुम्ही अरेंज केलं ना मॅडम, हा पालेप हा पालेप पाले, सरांचं. येस येस. हा, हा टॉर्च पॉझिटिव्ह आणि मल्टिपल हा रिकरंट अबॉर्शन साठी. हा. तर पेशंट दोन त्यांच्या पद्धतीनं, म्हणजे तुम्ही सांगितलेलं आणि त्या सरांनी सांगितलेल्या पद्धतीनं ट्रीट हम्म. केले. हम्म. चांगल्या पद्धतीने त्यांना रिझल्ट आलेत. ऑलिगोस्पर्मिया आणि रिकरंट अबॉर्शन असा पेशंट होता. येस मग येस. त्यांना सुजात आणि ते टॉर्चनी, टॉर्चनील. हा, आणि गर्भपाल आणि ते मासानुमासिक हे कषाय, वटी मिलते, कळतंय. वटी मिलते. विद्यानंद आता ना कॉलेज. संपदा जी, आता अभी तो इतने सारे मेडिसिन आपको सारा मिल जाता है। एक्चुअली मैंने हाँ। कल जो प्रजास्थापन कषाय पढ़ाया था ना, वो भी मिल जाएगा, प्रजास्थापन वटी मिल जाएगी, सारा कुछ मिल जाएगा। और आप तो वहां पे सांगली में हो तो आप तो पंचभौतिक पे भी मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे आप। हा, प्रजास्थापन वटी असते हेच माहित नव्हतं मला, काल माहित नहीं, झालं. अस्ते 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 महाराष्ट्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा उधर बाहर की साइड में कुछ मेडिसिन नहीं मिलते हैं ना, वो थोड़ा उनके लिए समस्या है। बट हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि हम लोगों के पास सारा कुछ फैसिलिटीज है। होय, ऑस्टेटिक प्रॅक्टिस मध्ये मॅडम जवळजवळ 60% आता आयुर्वेदिक ड्रग असतात. वाव, ग्रेट. म्हणजे तुमच्या याच्यामुळे गायडन्स, असं पुस्तकं वाचून काय तुम्ही पण डोक्यात नाही, बरोबर आहे, पण आम्ही नाही, सांगून पण नाही, पुस्तकं तुम्ही पण वाचून थोडस शिरत त्याचा अभ्यास करून स्वतः कॉन्फिडन्सनी करणं महत्वाचं असतं ना शेवटी. तरी Yes. पुस्तकं वाचून एवढं डोक्यात शिरत नाही नाही, होत, ऐकून नाही. चांगलं होतं. यस यस, रिपीट, एक बार स्टडी करते हैं, रिवीजन हो जाता है तो और अच्छा इम्प्रूवमेंट होती है। हो बिल्कुल बिल्कुल। हो. यस, ओके। अजून एक आता है अभी, और एक हमने रखा है डॉक्टर वशिष्ठ सर का, जो हाँ। बहुत ही, उनका डॉक्टर वशिष्ठ का भी खुद का उनका ये रहता है ना, पूरे मेडिसिन वगैरह रहते हैं, उनका भी हमने रखा है 30 अप्रैल को है, इनफर्टिलिटी के केसेस को लेकर है, अनुभव उनके शेयर करेंगे वो। तो मतलब मेरा ये प्रयास रहता है कि डेली डिस्कशन तो है ही, बट इसी के साथ साथ कुछ जो एक्सपर्ट्स है फील्ड के उनको भी बुलाया जाए, और उनकी तरफ से भी कोई हमें जो भी नॉलेज मिले उसको हम लोग ले, और हम लोग इसका प्रैक्टिस में भी प्रयोग करें, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। जैसे पालेप जी का किया था हमने, तो वो डॉक्टर वशिष्ठ का रखा है, तो जरूर आप सभी जुड़िएगा इसमें। 30 अप्रैल को होगा वो। ठीक है मैम, चलिए फिर आज के लिए रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे। और मैंने कुछ कल अलग से भी ट्राई किया था, मर्म को भी मैंने बताया था, मर्म चिकित्सा स्त्री रोगों में, बिल्कुल इसी में भी आप जो मैंने कल बताए थे उन मर्मों का प्रयोग कर सकते हैं। विटप मर्म है, इंद्रबस्ती मर्म है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, उसको स्टिमुलेट करिएगा और अच्छा लगेगा। चलिए, नमस्कार सभी को, हमारे सारे डॉक्टर्स सभी को नमस्कार, डॉक्टर श्वेता और सभी वैद्यगण, डॉक्टर सुनील जी, शैलेंद्र जी, नमस्ते सभी को। थँक्यू.